हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर इन द मिडल ऑफ पॉलिटी सीरीज 1 और आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। आज का फोकस सिर्फ आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 के ऊपर ही होने वाला है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आर्टिकल नंबर 12 और 13 क्या होते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज और आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है वो चल रही है हमारी 7:30 बजे से, लाइव सीरीज है 7:30 PM इवनिंग में। उसके अलावा आपको पता है लेक्चर के स्लाइड्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये है हमारा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेक्चर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की। फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको देने की जिम्मेवारी सरकार की है, स्टेट की है। कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए? स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो आर्टिकल 12 ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी, स्टेट के दायरे में आने वाली हैं। तो आइए देख लेते हैं। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। देखिए ये जो लैंग्वेज है ना, ये एग्जैक्ट आर्टिकल की लैंग्वेज है। जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करा है। द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ध्यान दीजिएगा, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपके प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे। एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबलीज जो होती हैं वो, चीफ मिनिस्टर वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। लोकल और अदर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, वो सब स्टेट के दायरे में आएंगे। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ऐसी जगहें जो भारत सरकार के कंट्रोल में है, वो सब क्या आती हैं? स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। आइए इसके एलैबोरेट कर लेते हैं। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया था। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स हो गया। उसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा, जो भी कुछ है वो सब स्टेट के दायरे में आएगा। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा ट्रस्ट, कोई भी ऐसा एनजीओ जो सरकारी पैसे से चलता है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, वो भी अंडर आर्टिकल 12 स्टेट कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल, आपकी जो PSUs वगैरह हैं वो सब किसके दायरे में आती हैं? स्टेट के दायरे में आती है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो स्टेट लैंड के ऊपर यानी सरकारी जमीन के ऊपर बनी हुई है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। तो स्टेट की डेफिनेशन विद द रेफरेंस ऑफ वेरियस केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डिफाइन करी, और अलग अलग बॉडीज को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लाया गया है। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या BCCI अंडर आर्टिकल 12 स्टेट है या नहीं है। यस और नो में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या BCCI अंडर आर्टिकल 12 स्टेट है या नहीं है। इसमें मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूं कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस BCCI 2015 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि BCCI इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। उससे पहले 2005 जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि BCCI इज नॉट फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट नॉर इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब आपको ये बताना है कि क्या BCCI स्टेट है या नहीं है। या आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा प्लीज मेरे को। मैंने आपको सारी चीजें वैसे बता दी हैं यहाँ पर। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेड टू बी आर नल एंड वॉइड, आर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है या उनका हनन करता है या उनको बाईपास करता है, ऐसे कानून को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो इस आर्टिकल में हमें समझने की जरूरत यह है कि क्या क्या चीजें लॉ की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। आर्टिकल 13 किन किन चीजों को लॉ कहता है, तो आइए वन बाय वन समझ लेते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of part 3 है यहाँ पर, this is part 3, shall to the extent of such inconsistency be void। इसका मतलब ये है कि इस संविधान के लागू होने से पहले जो भी कानून भारतवर्ष में चल रहे थे, अगर वो पार्ट 3 के साथ
इनकंसिस्टेंट है, अगर वो पार्ट 3 के साथ सामंजस्य नहीं बिठाते हैं तो उनको आप वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, मतलब उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उनका जो इन्फोर्सेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, क्योंकि हमने आर्टिकल्स पहली बार डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। देखिए, इसका मतलब होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आर्टिकल 39 और ये ए, इसे आप बोलते हैं आर्टिकल 39 ए। अगर ऐसे लिखा हुआ है आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 39 ब्रैकेट में ए लिखा है और ये कैपिटल ए लिखा है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये एक चीज, ये आर्टिकल 39 ए है, ये आर्टिकल 39 क्लॉज ए है, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज है, इनको ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है, संविधान से पहले, इस संविधान के लागू होने से पहले जो भी कानून भारतवर्ष में लागू थे, और अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो उनको वॉइड यानी कि उनकी वैल्यू 0 कर दी जाएगी। The state shall not, ये हो गया clause 2, the state shall not make any laws which takes away or abridges the rights conferred by this part। कहने का मतलब ये है कि सरकार 12, आर्टिकल 12 पढ़ लिया ना हमने, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन हो गई। आर्टिकल 12 में जो स्टेट है वो कोई भी इस तरीके का कानून नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या अब्रिज कर दे, या मतलब उनके ऊपर से बाईपास कर दे, उनको हनन करने का कोई तरीका निकाल दे, ठीक है, कोई शॉर्टकट प्रोवाइड कर दे। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लॉज 3 क्या कहता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। अब ये देखिए, ये क्लॉज 3 और ये सब क्लॉज ए, इसे आप कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं और जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अध्यादेश कब लाए जाते हैं, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, और कौन सा होता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, ये मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दिया ऑर्डिनेंस का। ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम्स एंड यूजेस, जैसे कि सबरीमाला, सबरीमाला केस आप लोगों को याद होना चाहिए। सबरीमाला केस क्या था, सबरीमाला केस की जजमेंट क्या थी, वो हो गए कस्टम्स, रीति रिवाज जो भी हैं। इस तरह की कोई भी चीजें अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हैं तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएंगी। उसके बाद क्लॉज बी क्या कहता है, लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट withstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। इसका मतलब क्या है, ऐसे लेजिस्लेचर्स या ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो भारत की टेरिटरी में यानी कि भारत के क्षेत्र में अब से पहले काम कर रहे थे, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले काम कर रहे थे, और उन्होंने कुछ कानून बनाए थे जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर वो कानून रिपील नहीं करे गए हैं तो उन कानूनों को भी वॉइड डिक्लेयर करा जाएगा, ठीक है, वो कानून भी आर्टिकल 13 के अंदर लाए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कुल मिलाकर कि कोई भी कानून, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले था या लागू होने के बाद है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, इफ इट टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, देन इट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आर्टिकल 368 किसके दायरे में नहीं आता है, आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर का जो लेक्चर है उसको जाकर प्लीज देख लीजिएगा, उस लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से कि ये क्या चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा, व्हाट लॉ इंक्लूड्स, मैंने आपको बता दिया, परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट, टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस, एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉज दैट इज कस्टम्स और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉज। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर इम्यून फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी आर्टिकल 368 के तहत जो आप संविधान संशोधन करते हैं वो आर्टिकल 13 में नहीं आता है।
वो इम्यून होते हैं आर्टिकल 13 से, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के तहत तो चैलेंज नहीं करी जा सकती, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हनन नहीं करनी चाहिए। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करती है तो उस अमेंडमेंट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, उस अमेंडमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हो सकती भारतवर्ष में। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी लेक्चर। कल के लेक्चर में हम मतलब जो आगे आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14, 15 और 16 के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं अब तो चैनल पर देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।